10 मई 2022 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है मंकी पॉक्स। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। मंकी पॉक्स एक बीमारी है, अभी न्यूज में इसलिए है, यूनाइटेड किंगडम के हेल्थ अथॉरिटीज़ ने कुछ केस इसके रजिस्टर किए हैं। जो लोग यूनाइटेड किंगडम में लौटे थे नाइजीरिया से। नाइजीरिया एक कंट्री है अफ्रीका में। ये अफ्रीका का मैप देख रहे हो आप, यहाँ पे देखो, ये नाइजीरिया वॉयलेट कलर की, यहाँ से कुछ लोग गए थे, उनमें देखा मंकी पॉक्स ये डिसीज़। तो मंकी पॉक्स क्या है डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस तरह की ये बीमारी है, इस तरह से ये जो फफोले हो रहे हैं, ये स्वेलिंग सी हो रही है, इस तरह के ये पिंपल्स टाइप के निकल आते हैं बॉडी पे जब मंकी ये पॉक्स हो जाता है। पूरी बॉडी पे निकलते हैं, तो सिर्फ हाथ में दिखाई दे रहे हैं। ये रेयर वायरल इन्फेक्शन डिसीज़ है। जैसे स्मॉल पॉक्स होती है छोटी माता, इसी तरह से ये इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन। तो पहली बात तो ये याद रखनी है, ये वायरल डिसीज़ है, मंकी पॉक्स वायरस से होती है। और ये जूनोसिस है। जूनोसिस का मतलब ये है कि वो बीमारी जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होती है, यानी कि जानवरों से आई है ये बीमारी ह्यूमन में, मानव में। तो ये जो भी इन्फेक्टेड एनिमल होते हैं उनमें ट्रांसफ़र हो जाता है ह्यूमन में इस बीमारी का। मंकी पॉक्स जो वायरस है ये एक ऑर्थोपॉक्स वायरस है। जो वायरस इंक्लूड करता है वेरियोला वायरस को भी। और वेरियोला वायरस ये सेम वायरस है जिसकी वजह से स्मॉल पॉक्स बीमारी होती है। तो स्मॉल पॉक्स भी वायरल डिसीज है, मंकी पॉक्स भी। वोरियोला वायरस भी होता है इस मंकी पॉक्स वायरस में। और इसमें देखो वेसिनिया वायरस भी होता है। वेसिनिया वायरस ये है जिसके लिए स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बनाई गई थी। स्मॉल पॉक्स जो बीमारी है डिसीज़ को ख़त्म करने के लिए वेसिनिया वायरस को लेके वैक्सीन बनाई गई थी। तो ये सेम वायरस होता है इसी में, मंकी पॉक्स वायरस में भी, जिसकी वजह से ये मंकी पॉक्स बीमारी होती है। जो मंकी पॉक्स है अभी ये सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इसको 2 क्लेड में आइडेंटिफाई किया गया है, एक वेस्ट अफ्रीकन क्लेड और एक कॉन्गो बेसिन क्लेड, यानी कि रीजन के आधार पर बांटा गया है इस बीमारी को। इसे सेंट्रल अफ्रीकन क्लेड भी बोलते हैं, कॉन्गो बेसिन क्लेड को। ये अफ्रीका में मेनली अभी मिलती है, क्योंकि देखो और बहुत सारी कंट्रीज से ये ख़त्म हो चुकी है, लेकिन सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में मिलती है। तो इसे 2 क्लेड में बांटा गया वहाँ पे। इसका ट्रांसमिशन और कैसे होता है, देखो जूनोसिस बीमारी हमने ऊपर डिस्कस किया, यानी कि एनिमल से ह्यूमन में आई है ये। और मंकी पॉक्स वायरस है जो ये मंकी पॉक्स वायरस, इसको कहाँ पे डिटेक्ट किया गया था पहले, कौन से एनिमल में था, इसको स्क्वेरल में भी देखा गया, गिलहरी में। गम्बियन पोज्ड रैट, गम्बिया जो कंट्री है उसमें जो रैट थे कुछ मूस, जो मुंह से बोलते हैं या चूहे बोलते हैं ना रैट को, तो उनमें भी देखा गया, ये रैट में भी देखा गया। कुछ रैट पॉच्ड किए थे, पॉच्ड का मतलब होता है शिकार करना, हंट किए थे, शिकार किए थे, तो उनमें भी देखा गया ये मंकी पॉक्स वायरस। मंकी पॉक्स वायरस ये डॉर्माइस में भी देखा गया, और स्पीसीज मंकी की हैं कुछ, उसमें भी देखा गया ये मंकी पॉक्स वायरस। ह्यूमन से ह्यूमन जो ट्रांसफ़र है इसका वो लिमिटेड होता है, मतलब इतना नहीं है कि जैसे कोरोना वायरस फैलता है इस तरह से नहीं फैलता, बल्कि इसका ट्रांसमिशन हो सकता है लेकिन कांटेक्ट जब होता है बॉडी से। जैसे किसी को हो रखा है मंकी पॉक्स, और मंकी पॉक्स वायरस में जो ये हो जाते हैं भाई साहब स्वेलिंग, पिंपल टाइप हो जाती हैं, स्वेलिंग फफोले से हो जाते हैं। इनमें से जो फ्लड निकलता है, लिक्विड निकलता है, तो ये बॉडी फ्लड जैसे ही दूसरा आदमी टच करेगा उसकी बॉडी पे टच हो जाएगा, तो उसकी वजह से हो सकते हैं। या लीजन ऑन स्किन, स्किन पे जो ये घाव हो जाते हैं ना, लीजन का मतलब घाव, इंजरी सी हो जाती है, इसकी वजह से जो इंटरनल इसमें से निकलता है ये पस टाइप का, तो इससे टच होगा तो आदमी तब भी हो सकता है। या फिर जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स निकलती हैं माउथ से, थ्रोट से, या फिर कोई कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट है जिसमें ड्रॉपलेट कहीं पे, मान लो उसने खांसा है, वहाँ पे खांसी निकली है उसकी और उसका ड्रॉपलेट गिर गई है वहाँ पे, वो प्लेस प्रदूषित हो चुका है, वहाँ पे टच हुआ है तो हो सकता है। यानी कि बॉडी फ्लड, जैसे ही बॉडी फ्लड है, बॉडी से कोई भी फ्लड निकल रहा है, या स्किन की इंजरी जो घाव है उससे कोई पस निकल रहा है, उससे जैसे ही आदमी टच होगा तो ये दूसरे इंसान को भी हो सकता है। इस तरह से ह्यूमन से ह्यूमन इसका ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसमिशन होता है। सिम्टम क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं जब ये हो जाता है, बुखार हो सकता है, फीवर, हेडेक सिर दर्द हो सकता है, मसल एक्स हो सकता है, यानी कि मांसपेशियों में, एक का मतलब होता है दर्द, दर्द हो सकता है, बैक एक, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो सकता है, एग्जॉशन यानी कि आपकी एनर्जी ख़त्म होती है, आपको दिखाई देगी, अगर किसी को होता है तो किसी को भी। जो लिम्फ नोड है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जैसे स्मॉल पॉक्स जो बीमारी है उसमें ये लिम्फ में
लिम्फ नोड में स्वेलिंग नहीं आती, लेकिन इस मंकी पॉक्स जो वायरस ये अफेक्ट करता है, इसकी वजह से लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाती है, यानी कि सूजन आ जाती है। इसका ट्रीटमेंट क्या इलाज? कोई भी इसका सेफ प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसका इलाज कैसे किया जाता है? WHO के हिसाब से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट का मतलब है सिम्टम के आधार पे ट्रीटमेंट, इलाज किया जाता है। जैसे लक्षण होते हैं, मान लो बुखार हुआ, फीवर, तो बुखार की दवाई दे दी पैरासीटामोल। हेडेक हो रहा, सिर दर्द की दवाई दे दी सेरोडोन टाइप। या और कुछ उसे हो रहा है कि कहीं पे बैक एक या कहीं पे दर्द, तो उसकी दवाई दे दी। इस तरह से ट्रीट किया जाता है इसको। ऐसे कोई प्रूवन इसका ट्रीटमेंट नहीं है, इलाज नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। यूपीएससी इस तरह की देखो स्टेटमेंट देता है, इसके कोई ट्रीटमेंट है या नहीं है, तो इस तरह से इसमें फंस जाते हैं ऐसी स्टेटमेंट में। नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में होता है आपका फॉरेन करेंसी असेट्स होती हैं, यानी कि विदेशी मुद्रा का भंडार। जैसे यूएस का डॉलर हो सकता है, यूरो हो सकता है, येन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ऐसी जो हार्ड करेंसी में आती हैं, जैसे यूएस डॉलर। या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आरबीआई के पास गोल्ड असेट्स भी हो सकती हैं, या कोई मान लो जो सिक्योरिटी होती हैं वो हो सकती हैं। तो इस तरह से जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कितना है आरबीआई के पास, सिर्फ इतना आपको जानना है इसमें। तो एक स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, या इसके आपको नॉलेज होनी चाहिए, प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो सितंबर 2021 में आरबीआई के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, हमारा जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो 642.45 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। लेकिन 8 महीने के बाद ये 600 बिलियन डॉलर से अचानक से नीचे हो गया, फॉल कर गया, इसलिए न्यूज में है। 44.73 बिलियन डॉलर कम हो गया फॉरेक्स रिजर्व, जो 3 सितंबर 2021 को 642.45 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड किया था। अब तक का सबसे हाईएस्ट फॉरेक्स था आरबीआई के पास। लेकिन 44 पॉइंट कुछ बिलियन डॉलर नीचे चला गया, यानी कि अभी 597 पॉइंट कुछ बिलियन डॉलर फॉरेक्स रिजर्व है आरबीआई के पास। तो सिर्फ इतना याद रखना है। और ये घटा क्यों है? देखो घटा इसलिए है क्योंकि अभी फ्लक्चुएशन चल रहा है, फॉरेन करेंसी असेट्स में डाउनफॉल देखने को मिला है, विदेशी मुद्रा भंडार में डाउन देखने को मिला है, इस वजह से डिक्रीज हुआ है। मेन रीज़न ये है कि जो कैपिटल आउटफ्लो वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आप सबको पता है ये दाम ज़्यादा बढ़ रहे हैं जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह के, तो इसकी वजह से ये घटा है। और जो डॉलर है, डॉलर भी देखो ये 21.43 बिलियन सितंबर 2021 से ये पुल्ड आउट हो गया है इंडिया से, इस वजह से। और यूएस के जो गवर्नमेंट है, यूएस का जो फेडरल रिजर्व है, यूएस के अमेरिका के जो बैंक है, उन्होंने भी टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया है। टाइटनिंग का मतलब है उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है, जिसकी वजह से ये जो इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व पे भी अफेक्ट पड़ा है, प्रभाव पड़ा है। और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिया है यूएस के फेडरल रिजर्व ने, यूएस के बैंक ने, इस वजह से। और देखो यूपीएससी ने 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा था कि आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, किस किस की वजह से प्रभाव पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन अफेक्ट द आरबीआई रिजर्व, तो ये बताना था। उसमें कुछ दिए थे जैसे यूएस का फेडरल रिजर्व कोई डिसीजन ले, या यूएस में अमेरिका में इंटरेस्ट रेट हाइक कर दे, या इन्फ्लेशन रेट बढ़े आरबीआई की, मतलब आरबीआई कोई ऐसा डिसीजन ले इंटरेस्ट रेट हाइक करने का, तो इनकी वजह से अफेक्ट पड़ सकता है। तो उसमें ऐसे 3 स्टेटमेंट दिए होते। तीसरी स्टेटमेंट मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, अगर आपने 2021 का पेपर रियलाइज़ किया होगा, अच्छे से एनालिसिस किया होगा उसका, तो आपको याद होगी। तो वो तीनों के तीनों ही करेक्ट थे वो स्टेटमेंट, क्योंकि तीनों की वजह से आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व पर प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी कुछ स्टेटमेंट थी उस क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन पूछा था इससे रिलेटेड ही। नेक्स्ट टॉपिक है रजत कुमार कर। सिर्फ 2 चीज़ याद रखनी है, ये किस लिए प्रसिद्ध हैं और कौन हैं। ये लिटरेचर लिखा करते थे भाई साहब, किताबें लिखा करते थे, लेखक थे रजत कुमार कर। उड़िया के थे ये, उड़ीसा से थे लेखक, ये चीज़ याद रखनी है। तो उड़ीसा से थे, अभी प्राइम मिनिस्टर ने इनको याद किया, इनकी डेथ हो गई है भाई साहब, इस वजह से ये न्यूज़ में है, डेथ हुई है इनकी। इन्होंने देखो जो रथ यात्रा होती है ना उड़ीसा में,
उसके बारे में लिटरेचर लिखा था, उसकी वजह से ये फेमस हुए थे मेनली। और जो पाल आर्ट है, जो पाल डायनेस्टी आपने पढ़ी होगी ना, पाल डायनेस्टी के बारे में हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, तो पाल डायनेस्टी के बारे में भी इन्होंने बहुत सारे लिटरेचर वगैरह लिखे थे, इसलिए ये फेमस थे रजत कुमार कर। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स बर्ड। ये एक रिपोर्ट है, सर्वे है जो जारी की है अभी, ये पब्लिश हुई थी 5 मई 2022 को। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड बर्ड्स, ये एनुअल रिव्यू किया जाता है एनवायरमेंटल रिसोर्सेज का, पर्यावरण के जितने भी संसाधन हैं कितने घटे बढ़े हैं, मेनली इसमें बर्ड की पॉपुलेशन कितनी घटी है कितनी बढ़ी है, कितने स्पीसीज की पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है इंक्रीज हुई है, इसके बारे में बताया जाता है। कौन जारी करता है? ये मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है एक यूएस की, वो जारी करता है। इसने कहा है 48% जो बर्ड स्पीसीज हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं, घट रही है उनकी पॉपुलेशन। कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जिनको मानव खा रहे हैं, जैसे मांस खाते हैं ना, ऐसे ह्यूमन ईट कर रहे हैं। 40% वर्ल्ड के सर्वाइविंग स्पीसीज को मानव खा रहे हैं, लेकिन केवल इकलौता यही रीजन है, और भी बहुत सारे रीजन है, जैसे क्लाइमेट चेंज है, ह्यूमन फुटप्रिंट, नेचुरल वर्ल्ड पे जो ह्यूमन फुटप्रिंट की वजह से, यानी कि मानव संसाधनों का ज़्यादा यूज कर रहा है, पेड़ पौधे ज़्यादा काट रहा है, इसकी वजह से बर्ड लुप्त होते जा रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज होती जा रही है। इसकी वजह से नेचुरल हैबिटेट है जो इनका, वो लॉस हो रहा है बर्ड का, निवास स्थान, क्योंकि जंगलों में बहुत सारे बर्ड रहते हैं, पेड़ों पे रहते हैं, पेड़ कटेंगे तो कहाँ पे रहेंगे, तो इनका ओवर एक्सप्लोटेशन की वजह से डिक्लाइन हो रही है पॉपुलेशन। बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं जिनका डायरेक्ट ओवर एक्सप्लोटेशन हो रहा है फूड का, जैसे 14% है ऐसे। कुछ एग्जॉटिक पैट हैं, कॉमन पैट हैं, जो सर्वाइविंग बर्ड स्पीसीज हैं 37%, उनका भी यूज हो रहा है, उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज होती जा रही है। इनमें से कुछ ऐसे स्पीसीज हैं लगभग 5245 5245 या 48% जितने भी एग्जिस्टिंग बर्ड स्पीसीज हैं उनका 48% स्पीसीज उनकी सबकी सब पॉपुलेशन घटती जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है सबकी पॉपुलेशन घटती जा रही है, कुछ ऐसे स्पीसीज में जिनकी पॉपुलेशन बड़ी है, इंक्रीज हुई है पहले से, जैसे 7% स्पीसीज हैं, लगभग 778 स्पीसीज, इन बर्ड्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है पिछले कुछ सालों से। तो देखो यूपीएससी ऐसी स्टेटमेंट दे के पूछता है कि पिछले कुछ सालों में या डिकेड में कंटिन्यूसली ये मतलब ये क्या नाम है इसका, बर्ड की स्पीसीज है जो ये कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है। तो ये आपको याद रखना है, सारे स्पीसीज की पॉपुलेशन डिक्रीज नहीं हुई है, कुछ की पॉपुलेशन इंक्रीज भी हुई है 7% स्पीसीज की, तो ये बस याद रखना है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है राखी गढ़ी स्केलेटन। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। राखी गढ़ी एक हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट है, हिसार में एक प्लेस है, जगह है, गांव है, ये लगा लो राखी गढ़ी। वहाँ पे कुछ स्केलेटन मिले हैं। स्केलेटन का मतलब है कंकाल, मानव कंकाल, जो हड्डियाँ होती हैं ना मानव की, उसका कंकाल मिला है कुछ, उसके डीएनए सैंपल लिए। ये अभी इनका डीएनए सैंपल का लैब वगैरह में इनसे कुछ रिसर्च कर रहे हैं, देखा जा रहा है। इसकी वजह से ये पता चल सकता है कि इनकी एंसेस्ट्री क्या थी, एंसेस्ट्री मतलब वंश, डायनेस्टी, कुल क्या था इनका, जो मानव के कंकाल मिले, और इनकी फूड हैबिट क्या थी, क्या खाना खाते थे ये, लगभग 1000 ईयर्स ऑफ एगो, लगभग 5000 साल पहले की बात पता चल जाएगी इनकी वजह से। ये मैप देख रहे हो भाई साहब, ये है हरियाणा में हिसार डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे है राखी गढ़ी। और ये भाई साहब, ये हड़प्पा की जो सिविलाइजेशन है उसकी कुछ साइटें, जैसे हड़प्पा है पाकिस्तान में है, ये हड़प्पा, ये मोहनजोदाड़ो ये भी पाकिस्तान में है, कालीबंगन ये राजस्थान में है, हिसार के राखी गढ़ी ये है हिसार की डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में। धौलावीरा, इसके बारे में लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, ये गुजरात में है, लोथल गुजरात में है। अब इन्हें आप देखो नॉर्थ से साउथ भी ऐसे अरेंजमेंट में पूछ सकता है यूपीएससी, तो ऐसे याद रख सकते हो। मेजर साइट है, हड़प्पा सबसे नॉर्थ में है, फिर है राखी गढ़ी, फिर है कालीबंगन, फिर है मोहनजोदाड़ो, नॉर्थ से साउथ में अरेंजमेंट करें तो फिर आपका ये धौलावीरा, फिर आएगा आपका लोथल। तो इस तरह से अरेंजमेंट में भी पूछ सकता है आपसे यूपीएससी। जो 2 वुमन के स्केलेटन पहले भी मिले थे, 2 महिलाओं के कंकाल मिले थे पहले भी, लगभग कुछ महीने पहले राखी गढ़ी में ही। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ढूंढे थे ये। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ये काम करती है। 1860s में इसको बनाया था एलेक्जेंडर कनिंगम ने, वही फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे इसके। पोर्ट्स मिले हैं, कुछ बर्तन मिले हैं, कुछ आर्टिफैक्ट मिले हैं, यहाँ पे गड्ढों में खुदाई की है, वहाँ पे खुदाई करने के बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन के यहाँ पे मिले हैं।
7 माउंट्स है जो यहाँ पे, उनमें कुछ जो ये 2 विलेज है राखी गढ़ी में, 2 विलेज है यहाँ पे, राखी खास और राखी शाहपुर, हिसार डिस्ट्रिक्ट में। तो ये राखी गढ़ी जो आर्कोलॉजिकल साइट है हड़प्पा सिविलाइजेशन की, वहीं पे ये मिले हैं। ये स्मेट्री साइट है, यहाँ स्मेट्री साइट का मतलब ये है यहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था। यहाँ पे राखी गढ़ी है जो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन की इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी साइट है, सबसे बड़ी जगह है, लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है राखी गढ़ी। और यहाँ पे देखो सरस्वती बेसिन हुआ करता था, सरस्वती रिवर बेसिन है जो प्लेन है उसमें लोकेटेड है ये राखी गढ़ी साइट। यहाँ पे पहले सरस्वती रिवर बहती थी, अब तो ये लुप्त हो चुकी है, आपको पता है। जो घग्गर रिवर है जो अभी भी है, घग्गर रिवर से 27 किलोमीटर ये दूर है। इस तरह से ये खुदाई की है, इस तरह के देखो स्केलेटन मिले हैं, कुछ ऐसे बर्तन मिले हैं मिट्टी के यहाँ पे जो खुदाई की है। कुछ यहाँ पे हाउसेस के स्ट्रक्चर मिले हैं, घर कैसे बना करते थे, कुछ ज्वेलरी मिली है, इनकी ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पता चला है। गोल्ड और कॉपर की ज्वेलरी मिली है, टेराकोटा के टॉयज़ मिले हैं, टॉयज़ मतलब खिलौने मिले हैं, कुछ अर्थन मिट्टी के पॉट मिले हैं, कुछ सील मिली है यहाँ पे, ये सेटेटाइट सील मिली हैं, कुछ ऐसी टेराकोटा की अनबैंक्ड सील मिली हैं, अनबैक्ड सील यानी कि बिना वो जलाई हुई ऐसी सील मिली हैं। कुछ हड़प्पन स्क्रिप्ट मिली हैं, यहाँ पे लिपि मिली हैं, इस तरह से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए। देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इन्हेंस करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने जो नेटवर्क ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर चार्ज करता था कुछ फीस कंपनियों से, वो फीस माफ़ कर दिया अभी। ये सैटेलाइट, वी सैटेलाइट या सैटेलाइट टेलीफोनी के जरिए जो फीस चार्ज करता था लगभग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ये माफ़ कर दी फीस। 21 लाख पर ट्रांसपोंडर पर एनम, एक साल में इतनी फ़ीस ली जाती थी इन कंपनीज से जो ये सैटेलाइट ऑपरेशन करते थे। तो ये नेशनल जो सेंटर है NOCC, नेशनल ये नेटवर्क ऑपरेशन एंड कंट्रोल सेंटर हमारा नेशनल सेंटर है, ये कंट्रोल सेंटर, ये चार्ज करता था इतनी फ़ीस, तो ये माफ़ कर दी है। ये बनाया गया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के अंडर नेटवर्क ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर। ये हमारा नेशनल सेंटर है जो इस तरह से काम करता है, मतलब जो भी ग्राउंड सेगमेंट है, सैटेलाइट अर्थ स्टेशन है, उनके ज़रिए जो स्पेस के में जो सैटेलाइट ऑपरेशन होते हैं उनमें जो ट्रांसमिशन में जो फ़ीस ली जाती है वो फ़ीस चार्ज करता है नेटवर्क ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर। तो वो फ़ीस ही अभी माफ़ कर दिया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने, जो ये फ़ीस चार्ज करता था ऐसी कंपनियों से। नेक्स्ट टॉपिक है खालिस्तान मूवमेंट। खालिस्तान मूवमेंट प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। देखो अभी न्यूज़ में क्यों है इसके बारे में बाद में जानेंगे। ये खालिस्तान मूवमेंट है क्या, इसके बारे में जानते हैं पहले। ये सेपरेट सिख स्टेट की डिमांड करते हैं खालिस्तान मूवमेंट में। एक आंदोलन है, कुछ लोग हैं जो खालिस्तान की डिमांड करते हैं, वो कहते हैं जो पंजाब है उसको अलग से देश बनाया जाए, अलग से कंट्री की डिमांड करते हैं, अलग से देश बनाया जाए, उसका नाम होगा खालिस्तान। कुछ सिख स्टेट बनाना चाहते हैं कुछ लोग इसको, पंजाब स्टेट को। इस खालिस्तान मूवमेंट का जो ओरिजिन हुआ था वो पंजाब सूबा मूवमेंट से हुआ था। जो पंजाब या पंजाबी सूबा मूवमेंट है वो अकाली दल ने स्टार्ट किया था। अकाली दल देखो एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी पंजाब में, आप सबको पता होगा। अकाली दल चाहती थी पहले, देखो जब हरियाणा, पंजाब और कुछ हिमाचल प्रदेश का पार्ट और चंडीगढ़ ये पंजाब ही हुआ करते थे, पंजाब स्टेट था एक। लेकिन ये अकाली दल जो पार्टी थी उन्होंने पंजाबी सूबा मूवमेंट चलाया। इन्होंने डिमांड की कि वो अलग से सेपरेट स्टेट बनाना चाहते हैं लैंग्वेज के आधार पे, पंजाब को सेपरेट सिख सूबा प्रोविंस की या सिख सूबा या सिख प्रोविंस की डिमांड की इन्होंने। तो फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो कमीशन आया था, देखो उसने भी ये लिंग्विस्टिक आधार पे स्टेट की डिमांड की थी, यानी कि भाषा के आधार पे स्टेट। उसके बाद जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन था इसने लिंग्विस्टिक आधार पे जो डिमांड की थी, उसके बाद बहुत सारे स्टेट बने थे और उसके दौरान ही एक स्टेट बन गया था जब ये कमीशन बैठा था, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर अलग किया गया था। तो फिर ये पंजाब में भी डिमांड होने लगी। अकाली दल ने पंजाबी सूबा मूवमेंट चला दिया, ये कहने लगे अलग से हमारे पंजाबी के आधार पे स्टेट बनाया जाए, पंजाबी सूबा या पंजाबी प्रोविंस, मतलब ये सिख सूबा या सिख प्रोविंस बनाई जाए। तो उसी से निकला था ये खालिस्तानी मूवमेंट। अब ये खालिस्तानी मूवमेंट के अंदर ही बहुत सारे लोग ऐसे निकल गए, वो कहने लगे हमें तो स्टेट नहीं बल्कि अलग से कंट्री चाहिए,
जिसमें सारी सिख कम्युनिटी के लोग रहेंगे। तो ये अकाली दल तो डिमांड नहीं कर रहा था, अकाली दल ने तो सिर्फ स्टेट की डिमांड की थी। उसके अंदर से अलग से लोग निकल गए जो अलग से कंट्री बनाना चाहते हैं। तो ये उसके बाद से देखो, जब ये पंजाबी सूबा की या सिख सूबा की डिमांड की अकाली दल ने, फिर बाद में 1966 में 1966 में ये इसका ट्राइफरकेट कर दिया, 3 स्टेट में बांट दिया। पंजाब स्टेट अलग बना दिया 1966 में, हरियाणा एक स्टेट अलग बना दिया। पंजाब स्टेट पंजाबी भाषा बोलते थे यहाँ पे लोग, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हिंदी भाषा बोलते थे हरियाणा में, और यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली बना दी, और कुछ हिली पार्ट था जो हिमाचल प्रदेश में मिला दिया, मर्ज कर दिया। न्यूज़ में अभी इसलिए है, जो हिमाचल प्रदेश की असेंबली है ना, असेंबली विधानसभा, उसके ऊपर किसी ने खालिस्तान का झंडा फहरा दिया, झंडा बांध दिया उसके गेट, मेन गेट के एंट्रेंस, जो मेन एंट्रेंस गेट है, मेन गेट, उस पर बांध दिया किसी ने खालिस्तानी फ्लैग। तो इसको हटाया गया। इस पर स्लोगन भी लिखा हुआ था खालिस्तानी लोगों का, वाल पे, असेंबली की वाल पे, दीवार पे लिखा हुआ था स्लोगन, नारा। तो उस फ्लैग को एडमिनिस्ट्रेशन ने हटाया। तो इस वजह से ये न्यूज़ में था खालिस्तानी मूवमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है रेजुविनेशन ऑफ डल लेक। डल लेक या डल झील अभी न्यूज़ में है, क्योंकि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर में है लेक, तो मनोज सिन्हा जी हैं जो गवर्नर हैं, उन्होंने एक अठवास बनाया है। अठवास एक इनिशिएटिव है जो इस डल लेक को रेजुविनेट करने के लिए बनाया गया है इनिशिएटिव। अठवास ये समझ लो एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो इसको रेजुविनेट करेंगे। रेजुविनेट का मतलब है डल लेक को दोबारा से इसकी स्थिति को रिकवर करेंगे। जो इसमें पॉल्यूशन हो रखा है, पॉल्यूशन को हटाएंगे। जो इसमें सिल्टेशन हो रखी है या इसमें बहुत सारे वेस्ट जमा हुआ है डल लेक में, उसको साफ़ करेंगे। तो डल लेक को एक तरह से साफ़ किया जाएगा। जो अठवास है, इसमें देखो पार्टनरशिप है, कुछ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं और कुछ सिटीजन है, नागरिक। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के जरिए इसको साफ़ किया जाएगा। यानी कि जो इसमें घास वगैरह उग रखी है, वीडिंग हो रखी है, उसको डी वीडिंग किया जाएगा, हटाया जाएगा और साफ़ सुथरा किया जाएगा। डल लेक कहाँ, देखो यहीं पे इमेज थी इसकी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। डल लेक आपने देखी होगी भाई साहब, झील ये होती है, इसमें पानी भरा होता है। इसी तरह से डल लेक का कोई अलग से ऐसा कुछ नहीं है स्पेशल इसमें देखने के लायक। डल लेक को जम्मू कश्मीर में समर कैपिटल भी कहा जाता है। समर कैपिटल यानी कि गर्मियों की इनकी कैपिटल या राजधानी। इसको ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, ज्वेल भी बोला जाता है कश्मीर में, या श्रीनगर का ज्वेल भी बोला जाता है इसको। जो लेक है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ पे फिशिंग की जाती है, वाटर प्लांट हार्वेस्टिंग की जाती है, मछली उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे एक शंकराचार्य हिल है, पहाड़ी है, उसके फुट हिल में एक जबरवान माउंटेन वैली है, घाटी है। जैसे माउंटेन है, माउंटेन की फुट हिल में, जैसे ये हो गई माउंटेन भाई साहब शंकराचार्य माउंटेन, इसके फुट हिल में यहाँ पे एक घाटी है, वैली है, जबरवान माउंटेन, वहाँ पे लोकेटेड है ये झील। इसके आसपास कुछ बेसिन है लेक के आसपास, जैसे हजरत बल, बोरदल, गगरीबल, नागिन, ये बेसिन बने हुए हैं इसके चारों ओर। यहाँ पे फ्लोटिंग गार्डन भी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये याद रखना आपको। फ्लोटिंग गार्डन का मतलब ये झील में तैरता हुआ कुछ पेड़ पौधे हैं, तैरते रहते हैं, लेकिन कुछ सीजन में ही ये उगते हैं। जैसे लोटस फ्लोर हैं, कमल के फूल हैं, जुलाई अगस्त के महीने में खिलते हैं यहाँ पे कश्मीर में, जिसको ये फ्लोटिंग गार्डन को राड बोलते हैं कश्मीर में। राड या राद भी हो सकता है इसका ये प्रोनाउंसिएशन, राड या राद। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राद पूछ सकते हैं कहाँ पे होता है, जम्मू कश्मीर में। कश्मीर में क्या है, फ्लोटिंग गार्डन है, तैरता हुआ गार्डन। कब खिलता है, जुलाई अगस्त के महीने में। तो 3 तरीके से इसको पूछा जा सकता है, क्योंकि देखो फ्लोटिंग के बारे में एक गार्डन है, फ्लोटिंग पार्क है, नेशनल पार्क मणिपुर में है। आपने पढ़ा भी होगा, कैमुल लेमजाओ नाम करके, कैबुल लेमजाओ नाम नेशनल पार्क है, वो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तैरता हुआ है। तो इसके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, फ्लोटिंग गार्डन जो राद नाम का कहाँ पे है। तो यही थे इसके बारे में टॉपिक, मतलब 10 मई के टॉपिक इतने ही थे। और जो आज के टॉपिक हैं 11 मई के, वो भी हम आज या कल डिस्कस कर लेंगे। 11 मई और 12 मई के कल भी डिस्कस कर सकते हैं, आज भी आ सकता है लेक्चर, अगर टाइम मिला तो आज ही बना दूंगा मैं।